नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब इंडिया न्यूज की विशेष मुहिम, विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी। कोरोना संकट के बीच अब म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में डर देखा जा रहा है। ब्लैक फंगस के अब तक करीब 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश के 24 राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले हैं। इन राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस सिर्फ अधिक स्टेरॉइड लेने से ही नहीं हो रहा है, बल्कि अधिक जिंक टैबलेट लेने और ज्यादा भाप यानी स्टीम लेने से हो सकता है। आंख, नाक और जबड़ों के बाद आंखों पर अटैक करने वाला इस बीमारी से मरीज जिंदगी भर के लिए अंधा भी हो सकता है। हालांकि सभी राज्य इस बीमारी को लेकर अलर्ट पर हैं, लेकिन इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल में होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी की वजह से कालाबाजारी बढ़ गई है, जिससे लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिका के सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों पर एक स्टडी की है। इसके आधार पर रिसर्चर्स ने दावा किया है कि माइल्ड सिम्टम्स से रिकवर होने के कुछ महीनों बाद भी शरीर में इम्यून सेल्स वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं, यानी ये सेल्स जिंदगी भर शरीर में रहेंगे और इस दौरान कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते रहेंगे। यानी ये सेल्स कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ पूरी जिंदगी प्रोटेक्शन देते रहेंगे। हालांकि अभी रिसर्च शुरुआती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कोविड के खिलाफ एक बड़ी सफलता होगी। इंडिया न्यूज ओपीडी में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस के 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये दोनों नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। दोनों को पहले कोरोना हुआ, लेकिन बाद में ठीक हो जाने के बाद उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए। दो मौतें हुई हैं पश्चिम बंगाल में ब्लैक फंगस के कारण। पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस बॉडी में हुआ, यानी म्यूकर की दिक्कत थी और दोनों की ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल से यह खबर। बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना मीटिंग ली और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीमारी के निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि इससे जल्द निजात पाया जा सके। वहीं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ब्लैक फंगस को लेकर भुवनेश्वर में सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करी। 2 तस्वीरें दोनों राज्यों की हैं, कैसे राज्य फ्रंट फुट पर है और ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारों को निर्देश दिया जा चुका है कि महामारी इसको घोषित करें। लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। एम्फोटेरिसिन की कमी है, लेकिन मध्य प्रदेश और देश में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका करार हुआ है और अब आने वाले 1 हफ्ते में जो प्रोडक्शन है वो लगभग 20,000 डोजेस पर डे के हिसाब से होगा। ये सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं है, येलो फंगस भी है, ग्रीन फंगस भी है और अब व्हाइट फंगस के भी केसेस बिहार से मिले हैं। ब्लैक फंगस को लेकर लगातार सरकार अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही है कि लोग जाने क्या है। शुरुआती दौर में अगर म्यूकर का पता चल जाता है तो इजी होता है डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट देना, लेकिन बाद में अगर इसके पता चलता है तो भयावह स्थिति में पेशेंट पहुंच जाता है। लगातार ऑक्सीजन के यूज, स्टेरॉइड्स के यूज और जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है उनको म्यूकर आसानी से पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खौफ में क्यों जीते हैं ब्लैक फंगस के मरीज, इस पर मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन से बातचीत की इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने। आपको वो बातचीत सुनाते हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए गए, चिकित्सक फील्ड में उतरे, साथ ही साथ सरकार की ओर से भी मॉनिटरिंग की गई। अब ब्लैक फंगस का कहर बढ़ने लगा है तो लोगों में अलग ही मानसिकता हो गई है। क्या इन बीमारियों से हम निकल पाएंगे? मेरे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन मौजूद हैं। सर, एक अलग ही भय लोगों में इन दिनों देखने को मिल रहा है। कोरोना, ब्लैक फंगस, अलग अलग बीमारियां आ रही है। किस तरह की मानसिकता देखने को मिल रही है लोगों में? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी आपदा थी जिससे हम लोग, सरकार, चिकित्सा जगत, जितने फ्रंट वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल्स हो या आम जन हो, सबने मिलकर के इस पर काफी हद तक काबू पाया है। इस दौरान में चूंकि एक बहुत बड़े वृहद स्तर पर और बहुत तेजी से फैली थी, लोगों में भय, चिंता, घबराहट होना, नींद में परेशानी होना, डर रहना, आशंकाएं बनी रहना, इस तरह के भाव थे। और चूंकि पार्शियल लॉकडाउन भी था तो लोगों में कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल
एस्पेक्ट को लेकर के, एक जो लॉकडाउन में जो लोग घर में थे उसको लेकर के जो सोशल कनेक्टेडनेस में कमी थी, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं उनमें चिंता, अकेलापन, इस तरह के लक्षण निश्चित रूप से आना स्वाभाविक सा था। अब साथ में जब से ब्लैक फंगस का एक जो डायग्नोसिस अब सामने आया है, उससे अगर आप देखेंगे तो लोगों में जो ठीक हो रहे हैं, देखिए पहले जो रिकवर हो जाता था व्यक्ति, उसमें एक बड़ा उत्साह होता था, एक बड़ी खुशी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब से ब्लैक फंगस का जो एक नया डायग्नोसिस है, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक इस तरह का डर सा बैठ जाता है कि मैं ठीक तो हो गया हूं, तो अगर मुझे स्टेरॉइड चला था या मेरे डायबिटीज थी, तो कहीं ना कहीं उनमें एक इस तरह का भय होना, घबराहट होना कि क्या मेरे कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। जबकि आप देखिए अभी इसके बहुत अत्यधिक केस नहीं आए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका समय रहते अगर डायग्नोसिस कर लिया जाता है तो इसका इलाज भी है और इसके सफल इलाज हो भी रहे हैं। तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनको कोई इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो वो चिकित्सक से सलाह लें, इसका इलाज संभव है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराहट बिल्कुल पैदा करने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में हालांकि जो कोरोना पेशेंट एडमिट हुए थे, रिकवर भी हुए, लेकिन रिकवर होने से पहले वो मनोचिकित्सक की सलाह लेना वाजिब समझ रहे हैं। अधिकतर अस्पताल में, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, वहाँ मनोचिकित्सक की सलाह लेकर ही अस्पताल से बाहर जा रहे हैं। क्या लगता है कि अभी भी क्या सभी मरीजों को मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, क्योंकि अलग ही वातावरण बन गया है? देखिए, मनोचिकित्सक की सच अगर उसको कुछ इस तरह के अवसाद, एंग्जाइटी, घबराहट या ओसीडी इस तरह के लक्षण है तो निश्चित रूप से उसको इलाज की भी जरूरत है। जहां तक काउंसलिंग का सवाल है, निश्चित रूप से अगर आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, जैसे हमारा ईएसआई हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने पेशेंट्स की समय समय पर हम काउंसलिंग करते रहते थे। हम वार्ड्स में कॉल आती थी तो पेशेंट्स को देखने जाते थे और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आता है। जब आप व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ संवाद स्थापित करते हैं जो ऑलरेडी आइसोलेशन में है या जिसका इलाज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक अनजाना डर है या जो भय है, उसको लेकर के उसमें जो घबराहट की स्थिति रहती है, जब आप उसके साथ संवाद करते हैं और उसको जो इसका सकारात्मक पहलू बताते हैं कि भाई आप आसानी से ठीक हो सकते हैं, इलाज उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में एक सकारात्मकता पैदा होती है और उसमें अपनी बीमारी से लड़ने का जज्बा पैदा होता है और निश्चित रूप से इसका फर्क उसके जो इलाज है उस पर पड़ता है और वो ज्यादा आसानी से ठीक होता है। मनोचिकित्सक को आपने सुना, सबसे बेहतर है, ठीक है इन्फेक्शन फैल सकता है, आपको अपने आप को बचाना है, लेकिन अगर कोई जानकार फैमिली में कोविड पॉजिटिव होता है या म्यूकर की बीमारी से ग्रसित होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको एक मॉरल सपोर्ट दें, उसको अकेले बिल्कुल मत छोड़िए। एक डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है, डॉक्टर प्रदीप जैन है पीडियाट्रिशियन हमारे साथ ही साथ डॉक्टर नवीन कपूर होंगे पीजीआई रोहतक से। अपने पैनल की तरफ चलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे म्यूकर से बचा जा सकता है, प्रिवेंशंस क्या है म्यूकर के लिए और पोस्ट कोविड क्या दिक्कतें आजकल आ रही हैं, क्योंकि केसेस जो हैं वो पोस्ट कोविड के सबसे ज्यादा आ रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। शुरुआत करूंगा डॉक्टर प्रदीप जैन आपसे। सर, म्यूकर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ठीक है सरकारें अवेयरनेस फैला रही हैं, डॉक्टर्स भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केसेस रुक नहीं रहे म्यूकर के। ये एक आप कह सकते हैं अलार्मिंग साइन है, एक पैनिक बटन है हेल्थ सिस्टम के लिए। सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। निश्चित तौर पे कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में हाँ। कई तरह की नई समस्याएं सामने आ रही है, उनमें से म्यूकोरमाइकोसिस भी एक है। सौभाग्य से मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और हमें बच्चों में इतनी ज्यादा गंभीर ना तो कोविड देखने को मिला है हाँ। अभी तक, और म्यूकोरमाइकोसिस की भी केसेस उसमें कम है। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस कोविड रिलेटेड या कोविड से ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की कैटेगरी में आता है। निश्चित तौर पे पहले भी कभी जब हमें किसी भी व्यक्ति को दूसरी सिचुएशन में लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स या लंबे समय तक स्टेरॉइड्स देने पड़ते थे, तो ये एक आम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होता था, को एक्सिस्टिंग फंगल इन्फेक्शन। और कई सिचुएशंस में हम लोग एंटी फंगल प्रोफाइलैक्सिस भी दिया करते थे। तो इस वजह से ये तो एक एक्सपेक्टेड मतलब समझ लीजिए एक तरफ हुआ है और एक तरफ खाई है। कोविड के पेशेंट्स को बचाने के लिए सारी दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूट फेज में, उन्हें इसके कॉम्प्लिकेशंस भी झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सही है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी ज्यादा है, बहुत अलार्मिंग है। देखिए वेव्स कोविड हमने यूएस में भी देखी, यूके में भी देखी, ऑस्ट्रेलिया में देखी, लेकिन म्यूकर के जितने केसेस इंडिया में आ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में शायद WHO को बताना पड़ेगा कि हाँ आखिर इतने ज्यादा केसेस क्यों है। लोग कहते हैं कि शायद गलत ऑक्सीजन यूज करी है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हो गया है, स्टेरॉइड्स ज्यादा ले लिए लोगों ने घर पर,
जिनकी कोमॉर्बिडिटीज है या फिर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है उनको ज्यादा हो रहा है। हालांकि कहा जाता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में हिंदुस्तान कैपिटल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा डॉक्टर जैन, लेकिन केसेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आप देखिए कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर केसेस ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतने रिपोर्टेड केसेस हैं गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से, तो कई केसेस ऐसे होंगे जो पता भी नहीं चलते। अभी मैं खबर ही आपको बता रहा था इंडिया न्यूज पर कि बंगाल में 2 महिलाएं थी, दोनों को म्यूकर था, बाद में पता चला हॉस्पिटलाइज्ड एंड दे कोलैप्स्ड। तो ये एक बहुत मतलब गंभीर विषय हो गया है कि एक तरफ आदमी कोविड से लड़ रहा है, कोविड से वो ठीक हो जा रहा है, और बाद में म्यूकर जैसी बीमारी उसको पकड़ ले रही है, और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे देश में 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो यह है कि हमने बहुत हमेशा से देखते हैं और अभी भी काफी हो रहा है कि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ। जैसे परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोविड का हुआ, उसको एक प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, तो जितनी एक आम आदमी को समझ है उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। थोड़ा एक ये हमारी कल्चर का एक तरह पार्ट सा बन गया, लोग अपने आप दवाएं ले लेते हैं, तो उसने डॉक्टर को क्या दिखाना, डॉक्टर यही दवाई लिखेगा। हाँ। यहाँ बहुत भारी समस्या हो गई, और उनमें से कई ऐसे व्यक्ति हमने देखे जिनको एक्चुअली नहीं पता उन्होंने क्या लिया, पर अस्पताल या किसी हेल्थ केयर वर्कर के पास पहुंचने से पहले 5-7 दिन तक कुछ ट्रीटमेंट लेके आए हैं। ठीक है। कई तरह के स्टेरॉइड भी शामिल थे, कई तरह के गैर जरूरी एंटीबायोटिक भी शामिल थे। कुछ एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड उस समय दिए गए जब उनका सही समय नहीं था। ठीक है। ये एक ड्रग, ये एक डिजीज है जिसमें हर दवाई को एक टाइमलाइन के हिसाब से देना सबसे असरकारक रहता है। ठीक है। जैसे अगर स्टेरॉइड का रोल आता है तो आमतौर पे 7वें से 10वें दिन के बाद आता है, जब इम्यून फिनोमेना बढ़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मेरा सप्लीमेंट्री सवाल भी है। आप देखिए जो केसेस हैं वो भारतवर्ष में, दिल्ली में, हर तरफ द नंबर्स आर गोइंग डाउन, कोई सर्ज नहीं है। मतलब हम मान सकते हैं कि हमने पीक को पार कर लिया है, सेकेंड वेव की पीक हो चुकी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आज भी जो मौत के आंकड़े हैं डॉक्टर साहब वो नहीं घट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहला। दूसरा, लोग कोविड से ठीक हो जा रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी है म्यूकर के से भी ज्यादा तो वो कार्डियक अरेस्ट की है, सबसे ज्यादा परेशानी। आप देखिए बिल्कुल ठीक ठाक पेशेंट है, हालांकि कहा गया कि हैप्पी हाइपोक्सीमिया का शिकार हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आ रही। ये एक बीमारी है जिसमें पोस्ट कोविड एंटीबॉडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी काफी हो रहे हैं। जैसे मैं बच्चों का बताऊं आपको, इन दिनों में हमारे शहर में हम बच्चों में एक विशेष प्रकार की बीमारी जिसे MIS-C, मल्टी सिस्टम इंड्रोम, MICS, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, इस बीमारी में भी बच्चे की कोगुलेशन की क्लॉटिंग की टेंडेंसी कई गुना बढ़ी भी पाई जाती है, और उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है जी। बहुत सारे बच्चों में, अभी मेरे पास करीब 3 या 4 ऐसे बच्चे भर्ती हैं जिनमें कोरोनरीज में चेंजेस आने लग गए हैं, क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर ठीक है क्लॉटिंग टेंडेंसी को कंट्रोल किया जाए। आपको रुकूंगा, एक दर्शक दीपक हमारे साथ हैं दिल्ली से। दीपक, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। दीपक की आवाज मिल रही है आपको? जब तक वो सवाल पूछे मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूं, क्लॉटिंग टेंडेंसी को लंबे समय तक कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, और ये लगातार डॉक्टर को उसकी नजर में बनी रहे। बच्चों में तो ये एस्टेब्लिश सिंड्रोम है ही, पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के कई फिजिशियंस भी इसी तरह का सिंड्रोम बड़ों में देख रहे हैं। इसमें एक्यूट कोविड से पेशेंट इंप्रूव हुआ, और कुछ दिनों बाद सडनली कोई एक्यूट ड्रास्टिक इवेंट हुई जिसमें हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया या कोई जानलेवा दूसरी घटना हो गई। तो लंबे समय तक डॉक्टर की देखरेख में बना रहना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, क्योंकि MICS मल्टी सिस्टम इंड्रोम इन चाइल्डहुड की हमने बात करी, और आपने कहा भी कि ऐसे 2-3 बच्चे, 2-3 केसेस आपके साथ आए हैं, डॉक्टर साहब शुरुआती लक्षण MICS का क्या देखने को मिलता है? आप लोग जब पेशेंट या बच्चे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुरुआती लक्षण, हाँ, शुरुआती लक्षण जो माँ बाप लेकर आते हैं या टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे जुड़ते हैं, वर्चुअली जुड़ते हैं, शुरुआती लक्षण MICS के बच्चों में आपको क्या देखने को मिलते थे? बिल्कुल ठीक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा, क्योंकि अगर ये लोग जल्दी से पहचान लें इस बीमारी को, हमारे साथी डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर, तो टाइम पे इलाज मिल जाए उनको जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है इसमें आंखों के अंदर लाली आ जाती है, पस नहीं आता, इसको नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस जैसा कह सकते हैं। शरीर पे दाने दाने आ जाते हैं, बच्चे के पैरों में सूजन आ जाती है,
दस्ते, उल्टियां या पेट से संबंधित ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट की रोकूंगा क्योंकि एक दर्शक दीपक हमारे साथ है दिल्ली से। दीपक, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अभी पीछे कोवैक्सीन लगवाई थी। हेलो, पूछिए जी पूछिए। कोवैक्सीन लगवाई थी तो उसका टाइम हो गया है पूरा 4 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो अब जैसे कोवैक्सीन है नहीं तो हमें क्या करना चाहिए अब? ठीक है, आप मेरे ख्याल से सेकंड डोज के बारे में पूछ रहे हैं जी। सेकंड डोज के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। सेकंड डोज की फर्स्ट और सेकंड डोज में जो गैप का जो इनिशियल गाइडलाइंस में काफी चेंजेस आए हैं और अब ये कह रहे हैं कोवैक्सीन के लिए 6 से 12 वीक के बीच में डोज लगाई जा सकती है। तो आप कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। हालांकि इन दिनों में रिसर्च चल रही है कि 2 डिफरेंट वैक्सीन लगाई जा सकती कि नहीं जा सकती। जो रिसर्च दूसरे देशों से आई है वो डाटा उसके फेवर में है, परंतु भारत में अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी ट्रायल्स चल रही है। ठीक है मेरा डॉक्टर प्रदीप, मैं वापस बच्चों वाली बात पे आऊं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सवाल था, तो मैं थोड़ा सा एनलाइटन होना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक ऑक्सफोर्ड की स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने पहले 1 डोज ऑफ वैक्सीन ली है और फिर आप सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेते हैं, हालांकि हिंदुस्तान में अभी इस पर काम चल रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी आई है, रिसर्च आई है, उसमें कहा कि अगर आप 2 टाइप्स की वैक्सीन लेते हैं तो वो कारगर होती है आपके शरीर पर एक तरीके के डोज लेने से ज्यादा। बिल्कुल, अभी जो स्टडीज आई उसमें कई डाटा, कई इंफॉर्मेशन के फेवर में आई है। आप अलग अलग तरह की वैक्सीन लगाएं तो भी अच्छा है और कुछ शायद बेहतर भी हो। पर देखिए, कोई भी स्मॉल स्टडी को जनरलाइज करने के लिए पहले काफी अच्छी रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे देश में क्या डाटा निकल के आता है। ठीक है, डॉक्टर नवीन भी हमारे साथ हैं, पीजीआई रोहतक से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नवीन, बहुत स्वागत है आपका। हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।